सुबह भी कहा था, दो बातें याद करनी हैं। एक तो अपना महत्व, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ है, इतनी हीनता फैलाई गई है कि हिंदू समाज के विषय में और भारतवर्ष के विषय में अनावश्यक विचित्र सी पता नहीं कहाँ से ग्लानि आ गई है। मेरे तो इतना पढ़ता हूँ, इतना विश्व इतिहास पढ़ा है, इसके जैसा विलक्षण देश पता नहीं किस भाग्य से यहाँ जन्म लिए और कहाँ से ये आ गया है। जब देखो तब ये बुराई वो बुराई। तो एक तो इन हीनताओं से मुक्ति आवश्यक है। पता नहीं किन पुण्यों के फलस्वरूप हमारा भारतवर्ष में हिंदू के रूप में जन्म हुआ है, ये जानना चाहिए। क्योंकि जैसा मैंने बताया ना, पुनर्जन्म तो सत्य है और अपने कर्मों के अनुसार ही हम लोगों का जन्म होता है। तो अगर हम भारतवर्ष में हिंदू के रूप में जन्म लिए हैं तो ये कोई बहुत बड़े पुण्य का उदय हुआ है। तो इसको बहुत बड़ा सौभाग्य मानना चाहिए, इसका महत्व समझना चाहिए। और अगर ज़्यादा अध्ययन नहीं भी करें तो हमारे जैसे अध्ययनशील लोग अगर बता रहे हैं तो उसी पर विश्वास कर लें कि विश्व में इसके जैसा श्रेष्ठ राष्ट्र आज भी कोई नहीं है। ये निरर्थक तुलना जो करते हैं ना, आप किसी भी देश की असलियत जानेंगे अगर, तो आपको लगेगा कि वाह, हम तो कितने महान हैं। आज भी क्या क्या कर्म होते हैं दुनिया में, हम लोगों को कुछ पता ही नहीं है। हमारे मीडिया ने तो तय कर लिया है कि भारत के बारे में झूठ बोलेंगे, इसके दोष दिखाएंगे और बाहर का गुणगान करेंगे। लेकिन संसार में आज भी जितने भी समाज हैं उनमें हिंदू समाज सर्वश्रेष्ठ समाज है। एक तो इसको जानना चाहिए। दूसरे, हम लोग किन्हीं संस्कारों से ही इस तरह आकर्षित हुए हैं। हम में सब में कोई अभिप्सा है पिछले जन्मों के संस्कार के कारण ही, विद्या संबंधी। तो इस विषय में सोचना चाहिए। सबसे पहले विद्या केंद्र एक छोटा सा ही हो, वो अवश्य प्रारंभ करने की दिशा में विचार करना चाहिए। वीडियो वाले में कर लेना सुरजीत, है लाइव वाइव नहीं, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी हैं लाइव में नहीं जाए। तो इसको जानना चाहिए कि बड़े सौभाग्य से हम हिंदू घरों में जन्म लिए हैं। और इसके अतिरिक्त जो सबसे बड़ी बात है, विश्व में इससे अधिक अनुकूल परिस्थिति पिछले 70 वर्षों में कभी नहीं थी। 47 के पहले भी बहुत अनुकूल परिस्थिति बनी थी, लेकिन उसमें हमारे जो देशभक्त थे वो कुछ भावुक ज़्यादा थे। और ये जो धूर्तों की मंडली थी, गांधी नेहरू आदि की परम धूर्त, इन्होंने खेल खेल लिया और हमारे लोग जान ही नहीं पाए। तो वो आगे भी वो चीज़ नहीं हो, है ना। इनको महात्मा मानते रहे, कहीं ये मानते रहे, कहीं वो मानते रहे। तो इस पर क्षोभ नहीं व्यक्त करना चाहिए, लज्जा आनी चाहिए। आखिर हमारे रहते कैसे ये हो गया? तो हम विद्या विहीन थे। अब एक एक विषय की शाखा फोड़ देते हैं तो बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन एक ही उदाहरण देंगे। ये राष्ट्रपिता शब्द कैसे चल गया और कल्याण सिंह जैसे आदमी भी उनको जवाब देने लगे। तो मैंने कहा भी, कल्याण सिंह जी बोले राष्ट्रपिता तो नहीं हो सकता। तो मैंने कहा राष्ट्रपिता कहाँ लिखा है? अरे आप मुख्यमंत्री हैं, इतने बड़े पद पर हैं, आप इस निरर्थक बात में, ये तो कांग्रेसियों ने जैसे वो पहले सांड के सामने लाल कपड़ा फेंक देते हैं ना, आपको चूतिया बनाने के लिए एक शब्द उछाल दिया। राष्ट्रपिता दुनिया में जहाँ भी होते हैं तो संवैधानिक रूप से होते हैं। आप लोग जो पदों पर हैं उनको भी होश नहीं, निरर्थक शब्दों में अपनी शक्ति नष्ट कर रहे हैं। राष्ट्रपिता एक अनधिकृत शब्द है, असंवैधानिक शब्द है, उसमें बहस में 1 मिनट नहीं खर्च करना चाहिए। बोलना ही है तो बस इतना कह देना चाहिए कि भाई असंवैधानिक और अनधिकृत शब्द क्यों बोला जा रहा है। आपकी हिम्मत है तो संविधान में लिखो ना कि कोई फादर ऑफ नेशन है। कई देशों में फादर ऑफ नेशन घोषित है, वो सब उसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। 5-6 देशों के हैं, छोटे छोटे देश हैं अफ्रीका वगैरह के, साइप्रस है और कहीं एक लिस्ट है हमारे पास। ऐसा थोड़ी होता है आप कुछ भी बोल देंगे और वो बोल दिए, वो तो बदमाशी कर रहे हैं, आप उनके पीछे लल्लू की तरह लगे, नहीं नहीं राष्ट्रपिता नहीं होता। और उस चक्कर में बड़े बड़े धर्माचार्यों के भी वक्तव्य रह जाते हैं। तो ये बौद्धिक दरिद्रता इससे दिखती है ना, और कुछ नहीं। नॉन इश्यूज पे आप शक्ति नष्ट कर रहे हैं। नॉन इश्यूज तो बहुत हैं, मैं उतना तीखा नहीं बोलूँगा, लेकिन एक सहज काम जो हो सकता है उसकी बजाय बहुत टेढ़ा रास्ता कर रहे हैं। अच्छा, चूँकि मैं स्वयं संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ और जानता हूँ, मैं बाहर का होता तो मैं तो शंका कर लेता कि हिंदुओं की शक्ति को नष्ट करने के लिए ये काम हो रहे हैं। लेकिन मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि वो सब सच्चे हृदय से, हम सब लोग देशभक्त हैं, वो हृदय से इस सब को सही मान के उसी में लगे रहते हैं। गौरक्षा आंदोलन, उसमें आपने मतलब उसमें संघ की भूमिका मुख्य नहीं है, लेकिन जो भी है सपोर्ट है ना। कहाँ साधुओं को ले जाके संसद में मरवा दिया।
मैं तो उस समय युवक ही था, इस बच्चे के बराबर की उम्र का मैं भी गया था। क्या भयंकर दृश्य। गुलजारी लाल नंदा आके कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हम लोग तो सब धर्मनिष्ठ हैं, आप निश्चिंत रहिए। या तो उनको इंदिरा गांधी ने धोखा दिया या उन्होंने संतों को धोखा दिया। संसद से गोली चल रही है, आपने इतना भावुक बना दिया है कि त्रिशूल लेके दौड़ रहे हैं, हर हर महादेव, जय श्री राम। अरे आप अपने संतों को मरवा रहे हैं, ये क्या हो रहा है? संसार में कोई धर्माचार्य कभी आंदोलन में शामिल हुआ है? आंदोलन तो सामान्य लोगों का काम है, जन सामान्य का। अपने धर्माचार्य को आप आंदोलन में क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि आपको संसार के इतिहास का पता नहीं है। आप सीधे कह देते भाई भारत के बहुसंख्यकों के धर्म की रक्षा शासन का कर्तव्य है, तो सब हो जाता है एक साथ। गौरक्षा ही नहीं, राम जन्मभूमि, मथुरा, काशी सब निपट जाता। तो बुद्धि का इतना महत्व है। तो ये जो हो गया उसकी आलोचना नहीं, ये इशारा, इस संकेत या उदाहरण बता रहे हैं। अगर शासन सहज रूप से केवल ये कहे कि जैसा कि विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों में होता है, बहुसंख्यकों के धर्म की रक्षा प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, इसलिए यहाँ के बहुसंख्यकों के धर्म की रक्षा हम उसी प्रकार करेंगे जैसे संसार के सभी गणतंत्र करते हैं। भाषा थोड़ी आधुनिक कर दीजिए, कौन रोक पाता? जब शासन में आए तब करना चाहिए। आगे वातावरण बनाए तो राम जन्मभूमि और कृष्ण जन्मभूमि और काशी सब निपट जाते। तो शक्ति नष्ट हो रही है निरर्थक कामों में। गौरक्षा आंदोलन में कितनी शक्ति नष्ट हुई और आज तक गौरक्षा नहीं हुई। पोप ने कभी आंदोलन किया? किसी भी समाज के धर्माचार्य आंदोलन करते हैं? आंदोलन तो साधारण जनता को मोबिलाइजेशन की टेक्निक है। तो या तो आपने कुछ समझा ही नहीं, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ ये लोग कोई छली लोग नहीं हैं जो उसमें लगे थे, भावना से लगे थे। लेकिन तो मूर्खतापूर्ण भावना भी तो शक्ति का नाश करती है। गौरक्षा आंदोलन में धर्माचार्यों को गोली और लाठी से पिटवा दिए, शंकराचार्य पर आंसू गैस चल रहा है, लाठियों से आचार्य मारे जा रहे हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपने विद्या केंद्र की उपेक्षा कर दी। तो विद्या केंद्र की उपेक्षा से बहुत नुकसान होता है। इसलिए हम लोगों को ये केवल समीक्षा करनी है, ये नहीं कि निंदा करनी है। निंदा करने बैठे हम तो उनके ही तो वंशज हैं, तो अपने पिता की निंदा थोड़ी करेंगे। ये बताना है कि इससे सुधार का अवसर है। करणीय कार्य यह है कि एक विद्या केंद्र की स्थापना हो शांति से, उसमें ऐसे लोग जिनमें विद्या में रुचि है, अलग अलग अनुशासनों में उसके विशेषज्ञ बने। जब हम बात को फैलाएंगे, अब अनुकूल समय है। मोदी जी का वो बहुत सुंदर है लाल किले से, यही समय है, सही समय है, भारत का अनुकूल समय है। मैं इससे 100% सहमत हूँ, बहुत अनुकूल समय है। तो हमको, हमारा कर्तव्य है, हम अपने क्षेत्र में योगदान कर दें। तो जो लोग ये रुचि रखते हैं विद्या में, बुद्धि में, उनको एक विद्या केंद्र बनाने की दिशा में पूरी शक्ति और बुद्धि दोनों लगा देना चाहिए। विश्व की परिस्थिति बहुत अनुकूल है। मोदी जी ने ऐसे ही किसी भावुकता में नहीं कहा। मोदी जी वैसे भी काफ़ी चतुर राजनेता हैं और विश्व के विषय में बहुत जानकार हैं। दुनिया घूम के उन्होंने देख लिया है। हम लोग तो उसके पहले से लिख पढ़ रहे थे, पढ़ के, क्योंकि सारे संसार के वैज्ञानिक जब से ये न्यू साइंस जिसे कहते हैं उसकी जो खोज हुई है, जो पर्यावरण की समस्याओं से जूझ रहे हैं, फिर न्यू साइंस में जो ये आ गया कि चेतना है कण में, पदार्थ में भी चेतना होती है। फिर ये गाया थीसिस आ गई कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक गाय की तरह है, और मतलब इसके एक अंग में जो होता है दूसरे अंग में उसका प्रभाव होता है ना। पृथ्वी के एक हिस्से के साथ आप जो करते हैं वो पृथ्वी के दूसरे हिस्से में उसका प्रभाव पड़ता है। ये सब तथ्य जब वैज्ञानिकों ने मान लिए, तमाम तरह के वैज्ञानिक सिद्धांत आ गए, और जो पुराने सिद्धांत थे जिसमें से मार्क्सवाद वगैरह निकला था, उसकी संसार के सभी श्रेष्ठ वैज्ञानिक खिल्ली उड़ा रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। बहुत सी पुस्तकें आ गई हैं, सोलर एज, न्यू पैराडाइम इन साइंस, ये सब आई हैं। तो उसको बड़े बड़े वैज्ञानिक, चाहे वो क्वांटम फिजिक्स का फिरजाब कापरा हो, फिरजाब कापरा तो भारत भी आए थे, इंदिरा गांधी से बात किए। अब इंदिरा गांधी ने कह दिया हाँ हाँ आप सही कह रहे हैं, मैं भी ये सब मानती हूँ, पर क्या करूँ, मेरे पिताजी दूसरी दिशा में बहुत आगे बढ़ गए हैं, थोड़ा संभल के चलना। निपटा दिया। मतलब इतना बड़ा वैज्ञानिक आगे से आके बात कर रहा है, आपने वहाँ भी नेतागिरी दिखा दी, निपटा दिया। लेकिन वो आया था, वो पुस्तक छपी है इंडियन विजडम, उसमें है ये फिरजाब कापरा और इंदिरा गांधी की बातचीत। विश्व का सबसे बड़ा भौतिक शास्त्री आपके पास आके कह रहा है कि आपकी संस्थाएं, आपका चिंतन सब लेटेस्ट साइंस के अनुरूप है, और आप कह रहे हैं नहीं सब बिगड़ गया। बिगड़ना क्या होता है भाई? ये भाव सागर है ना। सबसे पहले तो, बल्कि शुरू में मुझे जो कहना था, वो हिंदू के नाते हमें जानना चाहिए कि ये संसार भाव सागर है। इसे कहते हैं ओशियन ऑफ बीइंग एंड बिकमिंग। भाव हर क्षण हो रहा है।
ये संसार हर क्षण हो रहा है। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम इसको भूत सागर मानते हैं। भगवान ने बनाया है, 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन आराम किया, वगैरह वगैरह। तो वो तो भूत सागर हो गया। ये संसार भूत सागर नहीं है, भव सागर है, हर क्षण हो रहा है। इसीलिए पूर्वजों ने जो किया उसको भी हम जान लें तो वो जानना हमारे वर्तमान कार्य के लिए सहायक है। करना हमें फिर से पड़ेगा। ये नहीं कि वो तो हम बड़े महान थे, अरे महान थे तो वो गया, वो समय बीत गया। आपको वो काम फिर से करना पड़ेगा। उसकी जानकारी आपको प्रेरणा के लिए, कर्म के लिए, पुरुषार्थ के लिए तो है, लेकिन आपको इस समय करना पड़ेगा फिर से उसके अनुरूप, अपने देश और काल के अनुरूप। तो जब ये भव सागर है तो निरंतर काम करना है अपने देश काल के अनुरूप। तो ऐसा कुछ भी नहीं है अब तो ये बिगड़ गया, अब तो वो बिगड़ गया, सब फालतू की बातें हैं। कादर मन कहाँ एक अधारा, लक्ष्मण जी ने कहा था ना। तो ये सब आलसियों की बात है। ये तो हो गया, अब तो कुछ नहीं हुआ। जब इतने श्रेष्ठ समाज की ये दुर्दशा हो सकती है तो इसको फिर से श्रेष्ठ बनाने में क्या देर है? वो तो उसका स्वभाव है। श्रेष्ठता तो हमारा स्वभाव है ना। अगर इस श्रेष्ठ समाज को निकृष्ट बनाने में इतनी प्रगति हो सकती है कांग्रेसियों, कम्युनिस्टों आदि के द्वारा, तो श्रेष्ठ बनते क्या देर लगती है? प्रयास तो करें। तो एक तो ये जानना चाहिए। तो इसको सबसे पहले जो करणीय कार्य हैं, विद्या केंद्र के विषय में ध्यान देना चाहिए। हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए, चाहे छोटे छोटे ही सही 2-4 विद्या केंद्र भारत में बने। और विद्या केंद्र का सदा अर्थ होता है उच्च विद्या केंद्र। ये जो अज्ञानवश सभी क्षेत्रों में हो गया, जो बता रहे हैं वो केवल उदाहरण के लिए या समझाने के लिए, किसी उसको निंदा के अर्थ में नहीं लें। अमेरिका ने जो जुमले उछाले वो हमारे हिंदू चित्त में भी अंकित हो गए। तो ग्रास रूट उन्होंने कहा तो हमने उसका हिंदी अनुवाद कर दिया। ममता बहन तो तृणमूल पार्टी ही बना दी। कितनी लज्जा का विषय है। तृणमूल क्या करेगा? करना तो तुमको हत्या और गुंडागर्दी है और वो अलग बात है, लेकिन नाम भी कितना दरिद्र, तृणमूल, ग्रास रूट से कुछ नहीं होता है इस संसार में। नीचे से कुछ नहीं होता। ऊर्ध्वमूलम मधाशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। गीता क्या कहती है? यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। सब कुछ ऊपर से नीचे चलता है, नीचे से कुछ नहीं होता है। शिशु मंदिर बनाने से कुछ नहीं होगा सिवाय इसके कि थोड़ा सा संस्कार आप दे देंगे। शिशु मंदिर कैसे बनता है ये यूनिवर्सिटी लेवल के चिंतन से तय होगा कि शिक्षा के क्या तत्व हैं, मनुष्य के विषय में क्या धारणा है। पहले यूनिवर्सिटी, पहले उच्च विद्या केंद्र बनने चाहिए। सारे ही प्राथमिक विद्यालय जो दुनिया भर में हैं वो विश्वविद्यालयों के चिंतन के परिणाम स्वरूप हैं। वहाँ तय किया गया है कि बच्चे को क्या होना चाहिए। आप यहाँ से उल्टा सब चल दिए, नीचे से ऊपर। अरे जिसके शास्त्रों में और गीता में ही लिखा है कि ऊपर से नीचे है सब, तो ऊपर से नीचे चलिए। ग्रास रूट काम बंद जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए। आप में जिसमें मेधा है वो ग्रास रूट काम से मुक्त हों। मैं 10-12 अपने मेधावी बहुत ही प्रतिभाशाली युवकों को ये कर चुका हूँ। वो भी अपने संघ के स्वयंसेवक ही हैं। वो बहुत उत्साहित थे। एक तो अपनी सर्विस छोड़ के कह रहा था मैं ग्राम सेवा करने जाऊँगा, एक कुछ और 3-4 को रोका है और 10-12 को समझाया फालतू काम मत करो। ये जो रूरल डेवलपमेंट के अमेरिका की 3rd रेट नकल के काम है जो नानाजी देशमुख ने किया, उसकी कितनी महिमा गाओगे। नानाजी बार बार बुलाते थे और चाहते थे कि प्रशंसा करूं। मैं तो खैर संकोची बहुत हूँ निजी व्यवहार में, लेकिन हमारे साथ प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी थी, उन्होंने मुंह पे कह दिया अरे ये क्या आप रूरल डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, अमेरिकन की जूठन। ये दुनिया कैसे चल रही है इसको जानिए। सदा बड़ी चीज़ें सोची जाती हैं, मेगा स्ट्रक्चर्स के बारे में सोचिए, है ना। और बाकी उसका एक इकाई होती है। इकाई से बड़ी चीज़ नहीं बनेगी, बड़ी की स्वाभाविक इकाइयाँ होती हैं। सदा बड़ा सोचिए। और भारत में पैदा हुए हैं तो बहुत बड़ा सोचिए। देश के विषय में, विश्व के विषय में, मानव के विषय में जब बड़ा सोचेंगे उसके अनुरूप फिर काम भले छोटा करें, लेकिन चिंतन पूरा होना चाहिए। तो शिशु मंदिर वगैरह कोई परिणाम नहीं देंगे सिवाय हमें थोड़ा संतोष दे देंगे। बच्चा, मैं भी शिशु मंदिर का पूरे मध्य प्रदेश का कुछ समय 2 वर्ष का वो था प्रभारी, दौरे भी करता था, बहुत से शिशु मंदिर बनवाए अभी, लेकिन फिर मैंने ध्यान से देखा इसमें से कुछ नहीं निकलेगा। और केवल हम ही भर में नहीं, अपने आठवले जी थे, परम पूज्य आठवले जी, महाराष्ट्र में बहुत तेजस्वी गीता और उपनिषदों के जानकार। उन्होंने लड़कों की मतलब कम से कम 1000 टोलियाँ तैयार की महाराष्ट्र और गुजरात में। क्या लड़के लड़कियाँ देखने में ही। और उसके द्वारा विद्यालय चला दिए। वो विद्यालय कुछ दिनों में ठप हो गए। क्यों भाई?
गरीब आदमी उसमें आएगा इसलिए कि खाने को मिलता है, नहीं पढ़ सकते। लेकिन आपको तो समाज के तेजस्वी लोग भी साथ में चाहिए ना, गरीबों पे करुणा तो करनी ही है, लेकिन नेतृत्व तो गरीब धन से नहीं, बुद्धि से भी जो गरीब है, सब प्रकार से गरीब है। अगर धन से गरीब है तो आप सहायता दे के आगे बढ़ा सकते हैं। अगर उसकी आकांक्षाएं ही छोटी हैं, अगर उसका मन ही छोटा है, तो आप उसको करुणा कर सकते हैं, वो नेतृत्व नहीं कर सकता। तो आपके यहाँ जब शासन ने मान्यता नहीं दी तो वो ठप हो गया। मैं वहाँ भी गया था, मैं तो देश में जो भी गतिविधि होती है जाता ही रहता हूँ, तो मैंने उस समय भी शंका व्यक्त की थी। मैं सदा बहुत ही हाथ जोड़ के निवेदन ही करता हूँ। तो मैंने कहा कि मेरे ख्याल से शासन के स्तर पर अगर मान्यता नहीं मिली तो ये चलेगा। नहीं, शासन क्या होता है, वो आज वो ठप है। क्योंकि जो पढ़े धनी घरों का या संभ्रांत घरों के प्रतिभाशाली युवक है, वो मान्यता भी तो चाहेंगे भाई इस समाज में। आपने उनको कुछ ऐसा बना दिया तो ठीक है, कुछ निकल आएंगे 1%। बाकी जिसमें जीवन है, ऊर्जा है, वो चाह रहा है ना, उसकी महत्वाकांक्षा है, तभी तो आ रहा है। वो कुछ बड़ा करना चाहता है। शासन मान्यता नहीं देगा तो वो वहाँ नहीं रहेगा। और ये ऐसा स्ट्रक्चर आ गया है कि इसमें शासन का इतना अधिक नियंत्रण है, ये आपको पता ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? आप किसी और युग में रहते हैं। तो इसलिए ये भी विद्या केंद्र के अभाव में हो रहा है, इतनी बड़ी भ्रांति। शासन तो कुछ नहीं, शासन तो कुछ नहीं। अरे रह कहाँ रहे हैं? आपको पता ही नहीं शासन का कितना नियंत्रण है। आप में दम हो तो शासन को ला दीजिए जो समाज को छोड़ दे। शिक्षा तो शासन के नियंत्रण में होनी नहीं चाहिए। भारत में तो कभी भी शिक्षा शासन के नियंत्रण में नहीं थी, है ना। और ये दुनिया भर का है। हम तो कहते हैं सड़क, और ये भी सिवाय बड़ी सड़कों के शासन क्यों करे? अंत में ठेका ही तो देते हो स्थानीय लोगों को। तो पैसा खाने के लिए नेताजी और अफसर जी शासन के विभाग खोल रखे हैं। 20 विभागों की कोई ज़रूरत नहीं, पर वो तो बहुत बाद की बात है ना, अभी तो नहीं भंग हो रहा। हमारी सड़क और पानी और खाना और सबका प्रबंध तो सरकार कर रही है, और प्रबंध के नाम पे कमीशन खोरी चल रही है अफसरों और नेताओं की। और आप शिक्षा जैसे विषय में समझ रहे हैं कि शासन से कोई मतलब नहीं। शासन मान्यता नहीं देगा तो आपके यहाँ मार्जिनलाइज्ड लोग आएंगे, हाशिए पर पड़े हुए लोग, है ना। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि विद्या केंद्र नहीं था, तो ये ध्यान ही नहीं था। तो शिशु मंदिर से आपने कोई राजनीति शास्त्री, कोई महान इतिहासज्ञ, कोई वो निकाला क्या आज तक? कोई दार्शनिक? आखिर भारत के एक बहुत बड़े दार्शनिक ने बार बार ये कहा ना कि भारत के विश्वविद्यालयों में दर्शन शास्त्र में जो भी पढ़ाया जाता है वो भारतीय दर्शन नहीं है। भारतीय दर्शन बोलकर जो पढ़ाया जाता है वो यूरोपीय दर्शन की भारतीय शाखा है। इंडियन फिलॉसफी के नाम से भी आप वो पढ़ाते हैं जो उन लोगों ने लिखा है कि इंडियन फिलॉसफी ये है। अंग्रेजी इसीलिए पढ़ाई जाती है। अब गैर जानकारी से ये भी निरर्थक शब्द गुलामी उलामी कह देते हैं। हर विषय में अज्ञान है, गुलामी कैसे होगी? नहीं, हमारे सब शासक गुलाम है। अरे वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आप पर राज्य कर रहे हैं, आप उनको गुलाम करें। आपने तो गुलाम की परिभाषा ही बदल दी। अरे गुलाम तो कमजोर और अवश्य लोग होते हैं। तो भारत में अंग्रेजी गुलामी से नहीं चल रही है। डॉक्टर लोहिया ने ये उछाला, फिर बहुत सारे और लोग लग गए, फिर अब वो शब्द ही चल गए। गुलामी से इसका कोई संबंध नहीं, ये बंधु द्वेष से चल रही है। कोई अन्य हमारा भाई हमारी बराबरी में ना जाए, अंग्रेजी इस योजना से लाई जा रही है, अपने भाई के साथ छलघाट करना। क्योंकि गरीबों में, साधारण लोगों में भी प्रतिभा है, तो प्रतिभा होगी तो देशी भाषा में बात करेंगे तो जो प्रतिभा होगी वो उभर आएगी। इस दुष्ट बुद्धि से अंग्रेजी चल रही है एक, और दूसरे आलसियों की टोली, अंग्रेजी का यहाँ कट पीस्ट कर दिया, यहाँ मार दिया और लेखक हो गए, प्रोफेसर हो गए, पढ़ा दिया, नकल मार दी। तो अंग्रेजी दो कारणों से चल रही है। बुद्धिहीन, आलसी और प्रमादी लोगों ने अंग्रेजी चला रखी है। जो बुद्धि से कमजोर हैं उनको इतना आलस्य है कि वो अपनी भाषा को समृद्ध करने से डरते हैं, है ना। तपस्या करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरे जिनमें प्रतिभा है उनको बंधु द्वेष है। कोई गरीब आदमी का बच्चा भी कहीं प्रतिष्ठित न हो जाए, क्योंकि वो देशी भाषाओं में पढ़ के होशियार हो जाएगा, तो अंग्रेजी चला रहे हैं, गिट पिट अपना एक क्लास बना रहे हैं। तो सब चीज़ों को ठीक ठीक समझना चाहिए। तो शिशु मंदिर चलाने से आप कभी भी भारत में उसका उत्कर्ष नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अंत में जाएगा वहीं। इन विषयों पे प्रशासन के, यानी डॉक्टर लोहिया ने पहली बार चौखंबा राज वगैरह कह के कहा, बस कह के रह गए, उनके चेले सब लफंगे निकल गए, है ना। और इसके बाद किसी भी पार्टी में चिंतन ही नहीं है, सब ने मान लिया है कि बस यही ढांचा रहेगा। अरे 90 साल पहले, 100 साल पहले ये ढांचा नहीं, मतलब अंग्रेजों के पहले ये ढांचा नहीं था, और अंग्रेजों के समय में भी आधे भारत में ये ढांचा नहीं था प्रशासन का, और देश तो
हजार वर्ष तो एक एक राजवंश चला है, अंग्रेज तो कुल 90 वर्ष रहे हैं। आपने कैसे मान लिया कि यही ढांचा चलेगा प्रशासन का? तो प्रशासन पर कोई चिंतन नहीं है, कैसा प्रशासन होना चाहिए भारत का? सब तो विद्या केंद्र से ही होगा ना। आज क्या है, आईएएस और आईपीएस जो चाहते हैं मंत्रियों को नचाते हैं, बस थोड़ा सर कर देते हैं झुक के, है ना, और या तो मिली भगत कर लेते हैं। ये प्रशासन कहने को वो, और ऊपर से झूठे अनुवाद और चल गए हैं। पब्लिक सर्वेंट, हर विषय, ये सब अनंत विषय हैं, विद्या के महत्व के लिए हम बता रहे हैं। पब्लिक सर्वेंट को लोक सेवक कर दिया, हर शब्द का छलपूर्ण अनुवाद। पब्लिक सर्वेंट लोक सेवक कैसे होगा? पब्लिक जो अंग्रेजी का शब्द है उसका अर्थ होता है जो एक शासन का ऑडियंस होता है विशेष। पब्लिक स्कूल में साधारण आदमी पढ़ता है क्या? पब्लिक का अर्थ ही है राजन्य वर्ग, यहाँ उसका अर्थ लोक कर दिया, क्योंकि एक दूसरा अर्थ बाद में वो भी होता है। और पब्लिक सर्वेंट का अर्थ क्या होता है? राजा का सेवक, राज सेवक। या तो भारतीय शब्द लेते या सही अनुवाद करते वो लोक सेवक। कौन कलेक्टर और कमिश्नर लोक सेवक है? लोग तो उसके सामने जाने से डरता है, कांपता है। एक थानेदार जिसे चाहे गिरफ्तार करके बंद कर दे, झूठे आरोप लगवा के अफीम डलवा दे, गांजा डलवा दे, बहुत से किस्से हुए हैं। किसी नेता ने इशारा किया तो उसके घर में जो प्रतिबंधित नशा है वो दिखा दिया, बैग डाल दिया, गिरफ्तार कर लिया, जाओ जेल में सड़ो। आप कहाँ लोक सेवक? झूठे शब्द क्यों बोल रहे हैं? जो राज सेवक है उसे लोक सेवक क्यों कह रहे हैं? तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हो, सचमुच समाज से प्रशासन का संबंध कैसे हो, इन सब विषयों पर भी तो चिंतन करना पड़ेगा ना। और इसके लिए विद्या केंद्र आवश्यक है। कम से कम प्रारंभ में भाषा तो सही हो भाई। ये तो कहें, जैसा मैंने बताया कि ट्रांसफर ऑफ पावर डे तो कहो, कम से कम हवा में फैलाओ तो भाई ये ट्रांसफर ऑफ पावर डे है। भाई ये लोक सेवक नहीं है, ये राज सेवक है। दिखते भी है राज सेवक, कितनी ताकत है हमारे प्रशासकों के पास, और आप उन्हें लोक सेवक कह रहे हैं। वो अन्ना हजारे जो हैं वो भी कह रहे ये हमारे नौकर हैं। किसके नौकर हैं? तुमको तो एक प्रशासनिक अधिकारी ने चूना लगा दिया, तुम्हारा उपयोग कर लिया और मुख्यमंत्री बन गया। कहाँ, किस दुनिया में रह रहे हो? कुछ होश ही नहीं है, कुछ भी बोल रहे हैं। कोई अफसर लोक सेवक नहीं है, वो राज सेवक है। उसके पास बहुत अधिकार है, आर्थिक भी, सामाजिक भी, राजनीतिक भी, बहुत प्रकार के अधिकार हैं। तो ये भाषा का और विचारों का जो दारिद्र्य है इसको दूर करने के लिए विद्या केंद्र आवश्यक है। और फिर अपना समाज शास्त्र, अपना राजनीति शास्त्र, यानी इतने बड़े बड़े प्रोफेसर, कितनी सुविधा मिलने लगी। मैं तो खुद भी मैं भी रहा हूँ तो लज्जा आती है भाई, 1-1 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है। और किसी प्रोफेसर ने राजनीति शास्त्र पर एक ऐसी पुस्तक नहीं लिखी जो भारतीय हो। समकालीन भारत किस प्रकार का राज्य है, इस पर कोई पुस्तक ही नहीं है। मैंने कुछ लेख लिखे हैं, पुस्तक के टाइम में मैं 20 काम कर रहा हूँ, लिखूंगा। लेकिन और लोग क्या कर रहे हैं? मैं तो पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर भी नहीं हूँ, फिलॉसफी का हूँ और हिस्ट्री पे लिखा है, फिलॉसफी पे लिखता हूँ। बस एक भी पुस्तक नहीं है। भारत की राज्य परंपरा के अनुसार वर्तमान राज्य क्या है, लिखने में क्या समस्या है? बड़ी स्वतंत्रता की बात, क्योंकि अगर आप लिखेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि भारत का राज्य पापिष्ट राज्य है भारतीय शास्त्रों के अनुसार, और इसमें कोई समस्या नहीं है, लोकतंत्र है, कह सकते हैं। मैं तो 20 जगह भाषण में कहूँ वर्तमान राज्य पापिष्ट राज्य है। जो अपने धर्म की उपेक्षा करे, बहुसंख्यकों के अपने समाज जीवन की उपेक्षा करे, वो पापिष्ट राज्य है। इसमें क्या समस्या है? बौद्धिक ऐसे तो बड़ी डींग मारते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हम बड़े निर्भय हैं। कौन निर्भय है? अच्छा, दूसरे फिर मान लो ये कटु शब्द नहीं बोलो तो राज्य का समाज से क्या रिश्ता है? इस पर बहस तो चलानी चाहिए। ठीक है, आप इतना कटु नहीं बोलिए, पापिष्ट नहीं है, ठीक है जी। राज्य का समाज से क्या रिश्ता है? कहीं परिभाषित नहीं है। आप कहेंगे दुनिया में परिभाषित है क्या? दुनिया में परिभाषित होने की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि बताए ना, वहाँ बहुसंख्यकों के रिलीजन को पहले से राजधर्म की स्थिति प्राप्त है। लीगल ऑफिशियल प्रोटेक्शन। लीगल ऑफिशियल प्रोटेक्शन के अर्थ क्या होते हैं? शिक्षा उसी के अनुसार होगी, न्याय उसी के अनुसार होगा, और बाकी बहसें भी उसी की छाया में चलेंगी। तो वो अपने आप बहुसंख्यक समाज का वहाँ का उसमें पूरा न्याय में, शिक्षा में, सब में प्रभाव है। तो अलग से घोषणा नहीं की उन्होंने, पीछे से तो समाज को प्रभावी कर ही रखा है ना। ठीक है, प्राचीन समाज नहीं है, 10वीं शताब्दी से पहले का जो ब्रिटिश समाज था वो खत्म है, उन्होंने मार डाला। वहाँ तो नियम ही था जो शासन में आएगा पुराने को नष्ट कर देगा। लेकिन एंग्लो सेक्शंस जब से वहाँ शासन में आए नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद, तब की परंपराएं तो वो रखे हुए हैं ना, उन परंपराओं को राजधर्म घोषित कर रखा है ना। तो राज्य का समाज से सब रिश्ता परिभाषित हो गया ना वहाँ।
कि राज्य का काम है बहुसंख्यक समाज की परंपराओं और रीतियों की रक्षा करना। अलग से नहीं उल्लेख किया। भारत में नहीं है तो इस पर बात करनी चाहिए, कम से कम विश्वविद्यालय इसकी खोज कर सकते हैं, राजनीति शास्त्र के प्राध्यापक इस पर चिंतन मनन करके पुस्तक लिख सकते हैं। कम से कम पुस्तकें तो आ ही सकती हैं कि राज्य, भारत का राज्य किसका प्रतिनिधि है। अभी जो भारत के लोग हैं जो शासन कर रहे हैं वो कुछ बता ही नहीं पाते किसके प्रतिनिधि हैं। वो लगता है जैसे भगवान ने उनको शासन करने भेज दिया है, क्योंकि व्यवहार में इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि भारतीय जनता से भारत के शासकों का कोई संबंध है। यहाँ की रीति नहीं मानते, यहाँ के रिवाज, शासन में मान्यता नहीं मानते, धर्म नहीं मानते, संस्कृति नहीं मानते, इतिहास यहाँ का नहीं पढ़ाते, अंग्रेजों का लिखा इतिहास पढ़ाते हैं। और तो और सेना की सारी रेजिमेंट वो है जिस देश में महाभारत के काल से सेना है, इसके प्रमाण है। वहाँ आप क्यों अंग्रेजी निरंतरता में कंपनी रखेंगे, क्या समस्या है? उन्होंने तो नई कंपनी बना दी, एक मिनट नहीं झिझके। आप पैंट शर्ट ही पहनिए लेकिन इनके नाम तो भारतीय करिए सारी सेनाओं के, और इनके नारे और वेशभूषा थोड़ा बहुत है लेकिन उसको कुछ बनाना चाहिए। और उनमें ये कम से कम ये इसकी 100वीं जयंती और 125वीं जयंती तो तत्काल बंद करना चाहिए ना। एक और आप कहते हैं कि हम ब्रिटिश, आप अपने को गुलाम भी बताते हैं, हमने उखाड़ फेंका ये भी बताते हैं। तो सारी सेनाओं के जो शताब्दियाँ किस आधार पर बनाई जा रही हैं? आप ब्रिटिश काल से अपनी निरंतरता क्यों देख रहे हैं? अगर ब्रिटिश काल से आपकी हर चीज़ में निरंतरता है तो आपने किसको हटाया भैया, किसको छल रहे हैं? फिर आप कहिए कि हम उनके सच्चे उत्तराधिकारी हैं। हम अंग्रेजों के पक्के दास और उत्तराधिकारी हैं, सदा उनके दास रहेंगे, घोषित करिए। तो बौद्धिक जगत में ये प्रश्न उठाए जा सकते हैं। किस आधार पे आप 5000वीं जयंती क्यों नहीं मनाते किसी भी सेना की टुकड़ी की? 5200वीं जयंती क्यों नहीं मनाते? 100वीं जयंती क्यों मना रहे हैं? जब काम होता है तो इन सब स्तरों पे, जैसे कम्युनिस्टों ने क्या किया है, हमको तोड़ने के लिए इसी तरह की छोटी से छोटी बातों पे काम किया जिसका प्रभाव हो रहा है। तो हमको भी अनेक स्तरों पे काम करना पड़ेगा। न तो सेना का को महाभारत से, जिस देश में 5500 साल से अधिक पुरानी सेना की परंपरा विद्यमान है, वहाँ आप ये 100वीं जयंती 125वीं जयंती क्यों मना रहे हैं भाई? किस आधार पे? भारतीय सेना को महाभारत से निरंतरता दिखानी चाहिए। और ये शिक्षा जो अंग्रेजों की चलाई हुई क्यों चल रही है? शासन के नियंत्रण से मुक्त करिए शिक्षा को। और नहीं तो शासन कहे कि हम शिक्षा तो रखेंगे लेकिन भारतीय संस्कृति के जिस देश के हम शासक हैं उसके अनुसार शिक्षा करेंगे। कोई भी एक करो, इसका कोई एक उपाय नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। ये नेताओं की भाषा होती है एक उपाय की, 50 उपाय हैं। उदाहरण शिक्षा का ही दे देता हूँ, क्योंकि मैं उसके सुझाव दे चुका हूँ। जब मैं संस्कृति विभाग में परामर्शदाता था तब मैंने लिखित सुझाव दिया था। नेता तो बड़े चतुर होते हैं। ये अर्जुन सिंह जी ने कहा बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव है पर हो नहीं सकता, प्रधानमंत्री नहीं चाहेंगे। खैर उसके बाद अपने माननीय जोशी जी के समय भी हमने दिया तो वो तो जोशी जी उसको समझे ही नहीं। आप एक भारतीय शैक्षणिक सेवाएं अलग से बना दीजिए। चलिए अगर अफसरों से ही काम लेना है, इंडियन एजुकेशनल सर्विसेज, भारतीय शैक्षणिक सेवाएं, उसका ढांचा ये बना दीजिए कि भारतीय शैक्षणिक सेवा में जैसे IAS है तो IES हो जाएगा, और IES में वही पढ़ाया जाएगा जो वेद शास्त्र उपनिषद पुराण सबको पढ़े। तो जो उसका अफसर जाएगा वो वेदों का धर्मशास्त्रों का जानकार होगा। फिर चलो आपको अफसर से ही कराना है तो फिर अफसर को भारतीय तो बनाइए भाई। अभी तो वो अफसर एंग्लो सेक्शन लॉ जानता है और ज़्यादातर अफसरों को लॉ एंड ऑर्डर की ट्रेनिंग होती है। फिर आप उनको शिक्षा सचिव, रक्षा सचिव, अरे ये क्या तमाशा चल रहा है भारत में। जिस अफसर को केवल लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने की ट्रेनिंग मिली है सारी शिक्षा, वो शिक्षा सचिव कैसे हो गया, रक्षा सचिव कैसे हो गया? वो क्या जाने सेना क्या होती है, कभी जन्म भर पढ़ा है? उसके कुल में कोई सैनिक रहा है, कोई सेनापति रहा है? रक्षा सचिव कैसे हो गया IAS? तो IAS रक्षा सचिव होगा, IAS विधि सचिव भी होगा। अरे भाई तू न्याय क्या जाने, है ना? गृह सचिव तो समझ में आता है। सब कुछ अविचारित चल रहा है भारत में। तो जब विद्या की साधना करेंगे तो ये सब प्रश्न उठेंगे तो अपने समाज पे विश्वास करना चाहिए। अगर हम सत्य बोलेंगे तो यहाँ उसका सम्मान होगा, वातावरण में बात फैलेगी और सब होगा, है ना? हर जगह एक ही काम के 20 उपाय हैं। मैं अभी से कोई उपाय आउटलाइन नहीं बता सकते, लेकिन बुद्धि चलाना शुरू करेंगे। जैसे मैंने बताया ना, भारतीय शैक्षणिक सेवाएं चला लीजिए। उसमें आप रखिए कि जो धर्मशास्त्र का जानकार होगा वो करेगा। अब मान लीजिए वैद्य, इसमें चिकित्सा में भी एक समन्वित बना तो दिया है, पर आयुर्वेद को जो विश्व का सबसे प्राचीन आयुर्विज्ञान है उसको आप उससे ऊपर क्यों नहीं रखते? क्या समस्या है?
सिवाय इसके कोई मल्टीनेशनल का कमीशन मिलता हो। तो दबाव तो बनाना चाहिए ना, होना चाहिए। और कितनी ज़बरदस्त मेडिकल लॉबी है कौन नहीं जानता, भारत में हर लोग जानते हैं। 2 पैसे की दवा 20 रुपये में बिकती है, जिसकी लागत कुल 2 पैसा आती है। जिसकी लागत 10 रुपये आएगी वो 150 रुपये में इंजेक्शन्स मिलेंगे। सारी कमीशन खोरी चल रही है, तो उसको अलग कर दीजिए। अब उसका भी फिर चरणबद्ध उपाय करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा है, शिक्षा के विषय में भी मेरा सुझाव ये है कि प्रारंभ में अगर कोई सचमुच कार्य करने वाला नेता हो, प्रधानमंत्री और सब लोग, तो प्रारंभ में हर बात, आजकल लोकतंत्र में पहले सार्वजनिक करनी पड़ती है। तो प्रारंभ में ये घोषणा कर देनी चाहिए कि चूंकि भारत में यूरोपीय ज्ञान परंपरा के बहुत से अनुयायी हो गए हैं और वो हमारे समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं, इसलिए हम उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते। भाषा का चतुराई तो गांधी जी वाली सीखनी पड़ेगी। गांधी जी भाषा में बड़े चतुर थे, कर्म में बहुत बदमाश थे, लेकिन भाषा में बहुत चतुर थे। तो भाषा की चतुराई आपको सीखनी पड़ेगी, है ना। तो इसलिए हमको 2 प्रकार के कॉलेज चलाने चाहिए देश भर में। ये विश्वविद्यालय बने रहें, क्योंकि अभी इसको हटाएंगे, जिनका इनसे स्वार्थ जुड़ा है वो आफत कर देगा, आप टूट जाएंगे। हवा में राजनीति नहीं हो सकती, राजनीति व्यावहारिक होती। लेकिन आप कहिए कि भारत के बहुत से लोग डिमांड कर रहे हैं, आवेदन पत्र मंगवा लीजिए, प्रार्थना पत्र, इतना बड़ा संगठन है, और उसके आधार पर निर्णय लीजिए कि साथ में भारतीय परंपरा वाले ज्ञान केंद्र भी हम खोल रहे हैं, और 10-12 विश्वविद्यालय खोल दीजिए। अरे अंग्रेजों ने यहाँ आके तो यूनिवर्सिटी खोली, आप कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब कितने दिनहीन अपने को मानते हैं भाई, आप किसके वंशज हैं, किसकी संतति हैं, और अंग्रेजों से गए गुजरे अपने को मान रहे हैं। शुरू में भारत में 2 प्रकार के विश्वविद्यालय चलाने पड़ेंगे। एक ये जो यूरो इंडियन है, ये सब यूरो इंडियन है, यूरोपंथी है ना। तो यूरो इंडियन सेक्ट भी भारत का एक महत्वपूर्ण सेक्ट बन चुका है, इसको छिपाने से काम नहीं चलेगा, और वही अपने को भारतीय कहता है। इसीलिए मैंने इसके लिए शब्द दिया था यूरंडपंथ। हाँ, तो ये यूरंडपंथ है। हम में से अधिकांश लोग अब यूरंडपंथी हो चुके हैं, यूरो इंडियन नॉलेज सिस्टम को मानते हैं। तो यूरंडपंथियों को आप हटा नहीं सकते, यूरंडपंथियों की अपनी जगह रहेगी, लेकिन साथ ही कुछ भारतीय भी तो हैं भाई, सनातन पंथ को भी तो जगह दो। तो 2 तरह के विश्वविद्यालय, आप विश्वविद्यालय बनाइए पहले, प्राइमरी नहीं। एक भारतीय ज्ञान परंपरा के 10-12 विश्वविद्यालय बना दीजिए। जेएनयू की होड़ में क्यों लगे हैं, जेएनयू में हम चुपके से इसे घुसाएंगे और वो बीसी बनाएंगे, वो कुछ कर नहीं पाता खास। अरे आप अलग विश्वविद्यालय नहीं बना सकते। सारा पुरुषार्थ, सारा पराक्रम, सारे आगे बढ़कर मार करना उन्हीं को आता है। तो आप तो अपने को पहले ही पराजित बता चुके हैं, आप कुछ भी नया नहीं कर सकते, हम उसी में घुसपैठ करेंगे। तो निंदा के लिए नहीं, जो हम लोग नई पीढ़ी को पुरुषार्थी, पराक्रमी, ये छात्र कर्म है राजनीति। और इसके लक्षण क्या बताए हैं गीता के अनुसार? तो शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च छात्र कर्म स्वभावजम। लेकिन अगर धर्मशास्त्रों का ही करें तो महोत्साहो महाबला, क्षत्रिय में सदा महोत्साह रहना चाहिए, महाबल की साधना करनी चाहिए। हमारे मोदी जी में है महोत्साह, ये पूरा क्षत्रिय का गुण तो है, इतना मानना पड़ेगा। लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा वालों में भी महोत्साह आना चाहिए। महोत्साहो महाबला, ये छात्र धर्म के लिए अनिवार्य है। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम, शौर्य होना चाहिए, तेज होना चाहिए, धृति होनी चाहिए, देश काल का विचार करके धीरज भी रखना चाहिए, अभी एकदम से नहीं। दाक्ष्यम, दक्षता होनी चाहिए। युद्धे चाप अपलायनम, दानम ईश्वर भावश्च, ईश्वर यानी स्वामित्व का भाव। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि हमको अब ये याद कर लेना चाहिए कि हम भारत के शासक हैं। ये नहीं कि नहीं ये कम्युनिस्ट तो बड़ा नाश कर रहे हैं। अरे लज्जा आनी चाहिए, कम्युनिस्ट भून गए, उनकी हैसियत क्या है? आपने कभी आक्रमण ही नहीं किया, उनकी निंदा करके उनको और ताकत दे रहे हो। उनकी दरिद्रता दिखाना आपको नहीं आता। नामवर सिंह बड़े भारी हिंदी के वो बनते हैं और भारत भवन में आए और कह दिया पुनर्जन्म तो सभी धर्मों में है। मैं भारत भवन में था, मैंने वहीं पे कहा कि आदरणीय नामवर सिंह जी को इतना अज्ञान है, ये मुझे पता ही नहीं था। वो तो हिंदू कुल में उत्पन्न हुए, बड़े लज्जा का विषय है। उन्हें पता ही नहीं कि हिंदू धर्म के सिवाय और कहीं पुनर्जन्म नहीं है। बौद्ध धर्म जो हिंदू की शाखा है, बस उसमें चुप सिकुड़ गए। उन्हें तो बड़ा तूफान, चेलों को लेकर चलते थे, तब कांग्रेस का शासन था, झुंड बना के चलते थे, सब लोग पैर छू रहे हैं, लीजिए साहब नामवर सिंह से कोई बोल ही नहीं सकता। अरे ऐसी क्या बात है? एक और तो हम स्वयं मर्यादा कहते हैं, सिंह के बच्चे हैं, आप हाथी पे झपट नहीं सकते, बड़ा भारी मदमस्त हाथी है, तो क्या हुआ? हम भी सिंह शावक हैं, हम झपट्टा मारना जानते हैं। कोई बौद्धिक तेजस्विता ही नहीं है। कब तक कम्युनिस्टों का रोना रोएंगे भाई? गया 2014 के बाद कम्युनिस्टों के विषय में रोने का कोई अधिकार नहीं है। उनको मसलने का अधिकार तो आपको है, आप कुचल दीजिए, मसल दीजिए, धूल में मिला दीजिए, वैसी बुद्धि सीखिए, वैसा आक्रमण का तेज विकसित कीजिए।
उनको बता दीजिए, कम्युनिस्टों का, जिस कम्युनिस्ट का कहिए मैं आपको बता दूं कितना दरिद्र और मूर्ख है, कम्युनिज्म नहीं पढ़ा है ठीक से, कुछ पता ही नहीं है। सोवियत संघ में कम्युनिस्ट शासन नहीं आया, ये आज विश्व में सर्वमान्य है। क्यों? मार्क्स का क्या सिद्धांत था, ये उदाहरण बता रहे हैं कि बुद्धि से क्या होता है। विश्व में सब है, सब हमारे अनुकूल परिस्थिति है, यूरोप में बहुत अनुकूल परिस्थिति है। मार्क्स का सारा सिद्धांत क्या है? सभ्यताओं का विकास वर्ग संघर्ष से होता है। वर्ग संघर्ष क्या है? जिसमें प्रतिभा और बुद्धि होती है वो हमेशा कमजोर लोगों का शोषण करता है। इस सिद्धांत में एक तो खोट है, लेकिन चलो उसका सिद्धांत है। ये अलग बात है कि मैं बहुत पूछता हूँ कि अच्छा तो फिर मार्क्स ने किसका शोषण किया था? नहीं, उसने अपने को डी क्लास कर लिया था, लफाजी। तो अगर वो मार्क्स डी क्लास कर सकता है तो पुराने ऋषि मुनि डी क्लास नहीं करते होंगे? नहीं, वो शोषक थे। कुछ भी चल रहा है, चलिए। फिर भी सारे सिद्धांत का निचोड़ ये है कि उसने कहा कि जब प्रौद्योगिक प्रगति हो रही है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तो एक समय वो इंग्लैंड को देखता था, मूर्ख आदमी था, वहीं पे था, बड़ा भावुक था, मनुष्यता से प्रेम था, चर्च से उसको घृणा थी, लेकिन दुनिया का नहीं जानता था। मिशनरी लोग जो ले जाके वहाँ लिखते थे उसी को पढ़ता था बैठे बैठे लाइब्रेरी में। पत्नी ने अपने कुछ कोट वोट और कुछ जेवर एवर भी बेच के किसी तरह कह दिया था, अच्छा तू पढ़, तुझे बड़ा शौक है। उसकी पत्नी ज़्यादा धर्मनिष्ठ थी तो उसको पाल पोस दिया। बच्चा दिन भर किताबों कीड़े की तरह कर रहा है, दुनिया का पता ही नहीं, मिशनरियों का लिखा पढ़ रहा है और उसको सच मान ले रहा है। तो उसने कह दिया कि ऐसे होता है, ये सब होता है। तो अब अचानक ये औद्योगिक क्रांति जिसे वो कहते हैं, अब तो यूरोप में पुस्तकें आ चुकी हैं कि कोई औद्योगिक क्रांति नहीं हुई है, दुनिया को लूटे हैं ये और दुनिया की नकल मारे हैं, उसको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कह दिया। लेकिन उस समय औद्योगिक क्रांति कुछ नया हो गया है, यूरोप में चल रहा था। तो उसने कल्पना कर ली कि एक औद्योगिक क्रांति होगी, उसमें एक ऐसा समय आएगा जब जो प्रौद्योगिकी के कर्मचारी हैं वो बहुत ज़्यादा प्रौद्योगिकी के जानकार होंगे, जैसे अब कंप्यूटर आ गया है, लेकिन उनके पास ओनरशिप नहीं होगी। ओनरशिप पूंजीपतियों के पास होगी। ये कैपिटलिस्ट कम्युनिस्टों का शब्द है ना। तो फिर वो क्या करेंगे, एक दिन अचानक पार्टी के नेतृत्व में क्रांति करेंगे और सारे पूंजीपतियों को मार डालेंगे और धन छीन लेंगे। ये है उसमें। लेकिन उसमें अगर मान लो तुम मार्क्स को पक्का महान दार्शनिक ही मान लो, तो क्रांति कहाँ होगी? उसका तो खुलेआम प्रेडिक्शन है कि जो औद्योगिक दृष्टि से अति विकसित समाज होगा वही क्रांति होगी। प्रोलेटेरियट शब्द जो है उसका यहाँ उसमें भी अनुवाद में घपला है। सर्वहारा से बहुत सारे कम्युनिस्ट ऐसे हैं जो कहते हैं रिक्शा वाला और कोई साधारण आदमी है ना, उसको कहते हैं बेचारा सर्वहारा। सर्वहारा एक पारिभाषिक शब्द है, केवल उन्नत प्रौद्योगिकी के कर्मचारी को प्रोलेटेरियत कहते हैं। ये रिक्शे वाले वो सब मार्क्स की भाषा में पेटी बुर्जुआ हैं, छोटे छोटे खेतिहर मजदूर आदि, वो सर्वहारा नहीं है। यहाँ तो नेता भी और तथाकथित स्कॉलर भी उसको भी सर्वहारा कह देते हैं। तो प्रौद्योगिक क्रांति कब होगी? जब प्रौद्योगिकी के जानकार विशेषज्ञ संपत्ति के स्वामी को, मशीनों के स्वामी को सत्ता से बेदखल करेंगे। सीधी सी बात है, ये मार्क्सवाद है। और पहली क्रांति कहाँ हुई? न इंग्लैंड में हुई, न फ्रांस में हुई, न जर्मनी में हुई, न अमेरिका में हुई। कहाँ हुई क्रांति? सोवियत संघ में, जो स्वयं उनके अनुसार हर तरह से दरिद्र खेतिहर समाज, तो वहां तो क्रांति हो ही नहीं सकती। तो कैसे हुई? गुंडागर्दी से हुई। यूजर्शन ऑफ पावर, माने यूजर्प कर लिया पावर को, हड़प लिया। तो मार्क्सवादी क्रांति तो दुनिया में कहीं हुई नहीं ना, क्योंकि सोवियत संघ में जो हुआ वो तो गुंडागर्दी थी, सत्ता की छिनैती थी। उसको कैसे कम्युनिस्ट क्रांति कहेंगे? अगर आप पढ़े लिखे हो तो इसी को सवाल और यूरोप में उठ रहे हैं सवाल में। कोई अपने मन एक ही, मैंने थोड़ा अपनी बुद्धि भी लगा रहा हूँ, लेकिन वहाँ भी बहुत उठ रहे हैं। कहे कि सोवियत कौन सा कम्युनिज्म है? भारत के कम्युनिस्ट तो कम्युनिस्ट है ही नहीं है, क्योंकि कम्युनिस्टों को तो समर्थन करना चाहिए औद्योगिक क्रांति और औद्योगिक कर्मचारियों के द्वारा सत्ता पलट, किसान के द्वारा सत्ता पलट तो मार्क्स के सिद्धांत में फिट ही नहीं बैठता। तो लेनिन ने कहा कि मैंने मार्क्स ने कहा था कि मैंने हीगल को सर के बल पे उल्टा खड़ा कर दिया, तो लेनिन ने कहा मैंने मार्क्स को सर के बल पे उल्टा खड़ा कर दिया। कुछ भी नारेबाजी जैसे आजकल अपने यहाँ के नेता करते हैं, लफंगागिरी। आप एक अपने जिसको आप दार्शनिक कहते हो उसको कैसे उल्टा सर के बल खड़ा कर सकते हो? हीगल को तो मार्क्स कर सकता था, दोनों दार्शनिक हैं। तुम मार्क्स को कैसे सर के बल? और उसमें सर के बल क्या हुआ? तुम बताओ कि जब औद्योगिक दृष्टि से संपन्न राज्य नहीं है तो वहां जो सत्ता का उलट पलट हुआ वो कम्युनिस्ट क्रांति कैसे कहलाएगा? क्यों कहलाएगा? क्योंकि थोड़ा मारकाट का समर्थन कर दिया था कि जब सत्ता पर नियंत्रण करेंगे तो पूंजीपति बड़ा षड्यंत्र करेंगे, तो उस समय इनको मार डालना है, सफाया कर देना है। बस इतना ले लिया, उससे हत्या का सूत्र ले लिया और मारने लगे अपने विरोधियों को।
और करोड़ों विरोधी मार डाले रूस में, 8 करोड़ हैं। आप हत्यारों के गिरोह हैं, आप कहे कि कम्युनिस्ट हैं भाई। सोवियत मार्क्स के अनुसार तो वो है ही नहीं कम्युनिस्ट क्रांति, इतनी पोल भरी है। और मार्क्स ने अर्ली राइटिंग्स है मार्क्स की, उसमें बहुत सारे ऐसे सूत्र दिए हैं जो ज़्यादातर JNU के और दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स ने तो पढ़े हैं, तो उसमें से सब अब कम्युनिस्ट नहीं हैं। मधुकिश्वर पट्टी कम्युनिस्ट थी, अब बिल्कुल भारतीयता वाली हो गई। ओंकार मित्तल कम्युनिस्ट था बिल्कुल, यानी जो सचमुच पढ़ने लिखने वाला है वो सब कम्युनिज्म त्याग दिए। अब जो कम्युनिस्ट बने हुए हैं वो लफंगे हैं, छटे हुए, और आप उनको गाली दे रहे हैं। अरे वो थर्ड रेट लफंगे हैं, उनको उनकी दरिद्रता बता दो, उनका दैन्य बता दो, उनको बड़ा शक्तिशाली मत दिखाओ। नहीं, क्या करें, वामपंथी चारों ओर छाए हुए, झूठ बोलते हैं आप। आपका जो शासक है मंत्री वो कायर है और भारतीय संस्कृति के ज्ञान से रहित है, तो वो नियुक्तियां ही नहीं करता अपने लोगों की। आप उसको ढकने के लिए उनको गाली दे रहे हैं। भाई आपको जनता से सत्ता दे दी और क्या चाहिए? अपने लोगों को रखिए और अपने लोगों को उनको रखिए, जो ये नहीं कि स्वयं सेवक थे 5 साल शाखा में गए, कुछ ज्ञान भी हो उस विषय का, है ना। उस जिस विषय में रखें उस विषय के ज्ञान जिनको हो उनको रखिए। तो ये जो पुरानी भाषा चल रही है, निंदा करना, ग्लानि करना और कुछ ऐसा वर्णन करना, वो आपातकाल की नकल। आपातकाल में 19 महीने गए थे सब लोग तो भगवत कृपा से, और अमेरिका ने कहा कि चुनाव कराओ। यहाँ माँ आनंदमयी ने भी इंदिरा गांधी से कहा कि अरे भाई सुना है तो संतों को बहुत तकलीफ देती, तो घबरा गई, क्योंकि इंदिरा गांधी आनंदमयी से बहुत डरती थी, कुछ मानती थी कि सिद्धि। तो बोली नहीं नहीं माँ, मैं अभी जाके चुनाव कराऊँ। चुनाव घोषित कर दिया। जनता के मन में रोष क्षोभ था जो मनमानी कर रही थी, तो ये जीत गए। जिस दिन चुनाव घोषित किया, अधिकांश नेता समझ रहे थे कि अरे अब तो क्या होगा, हार जाएंगे। वो तो जब जनता की प्रतिक्रिया देखी है, अपने से लोग उमड़ रहे हैं, अपने से खर्चा दे के सब कर रहे हैं, तब होश आया। तो फिर उसके बाद भूल ही गए कि किसने हमको जिताया है। जनता ने, कोई कहने लगा मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता था इसलिए जीत गया, कोई अमुक कोई तमुक, बस। और 19 साल में वहाँ खासा मंजूर, सबसे संगठित तो संघ के लोग थे, तो शाखा वाखा लगाते थे, अपना सब नेटवर्क भी था, घर में लोगों की मदद भी होती थी। बाकी तो बेचारे परेशान थे, कोई मदद कर दिया। सोशलिस्टों में घोर अराजकता थी, जो भी है। लेकिन ऐसा भी क्या कष्ट होगा, बाद में ऐसा वर्णन करने लगे कितना भयंकर अत्याचार। अरे आपने यूरोप के अत्याचार पढ़े नहीं हैं, शासन के अत्याचार क्या होते हैं जरा पढ़िए। हंगरी को पढ़िए, चेकोस्लोवाकिया को पढ़िए, पोलैंड को पढ़िए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जेल में गए, वहाँ जेलर अलग से स्वागत कर रहा है, नेताजी नेताजी कह के, मजे मार के, ज्यादातर तो हेल्थ बना के आए, और फिर आप अपने आप को महान त्यागी, कितना झूठ बोलोगे। आपातकाल, हमने आपातकाल का अरे भाई कुछ नहीं किया, हम सबको जानते हैं, ज्यादातर वहाँ डरे हुए थे। जैसे बाबरी ढांचा जब टूटा तो वो तो सिर झुकाए हुए हैं। अरे भाई किस बात पे सिर झुकाए हो? तो मैंने वक्तव्य दिया, जनसत्ता में हमारे संपादक मित्र थे, वो अक्सर हमारा सब छाप देते थे। तो मैंने कहा कि मानव जाति के इतिहास में ऐसे बहुत से क्षण आते हैं जिस समय शासन को चाहिए कि वो लोकमत के सामने झुक जाए। नहीं, क्यों? आडवाणी जी और सब सिर झुकाए हैं। जब देश भर से फीडबैक आया कि अरे लोग बहुत खुश हो रहे हैं, 7वें दिन कहा पंकज जी आपका वक्तव्य छाप दे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। अरे पहले दिन छापते तो महत्व था, हैं, मित्र लोग हैं, संपादक हैं, आदर करते हैं, आप वक्तव्य नहीं छाप सकते। आप क्या कम्युनिस्टों से मुकाबला करोगे? वहां तो वो लफंगे कुछ भी छाप देते हैं अपने पक्ष में। तो ये तमाशा नहीं करना चाहिए। जनता से जब पता चला कि अरे लोग बहुत खुश हैं बाबरी ढांचे से ढहने से, तब भी अभी तक बोले नहीं कि हमें गर्व है। कुछ लोगों ने कहा, मुख्य लोग बोले नहीं, अरे भाई तुम देश से जुड़े ही नहीं हो, तुमको देश के मानस की समझ ही नहीं है, कौन सी बड़ी इसमें कृष्ण नीति और दुनिया भर की बातें करते हैं। तो बौद्धिक तैयारी नहीं होने से ये होता है, इसलिए बौद्धिक तैयारी बहुत आवश्यक है, नहीं तो आप ऐन मौके पे चूक जाते हैं। इतना बड़ा जो था उसमें शान से कहना था, हाँ ठीक है, मानो 2-4 दिन आप जेल चले जाते। देखते हैं वैसे जेल तो कहाँ से देता, अगर आप में दम हो तो। सारे जजेस की भूल तो अपन जान रहे हैं ना, सब पॉलिटिकल लोग हैं, धमकी दे दो। अब यहाँ तो ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। अरे कम्युनिस्ट लोगों ने कितने जजेस को धमकी दी है। आप कहिए साहब, आपके बाल बच्चे तो चाहते हो ना सलामत, देखें कौन सा जज फैसला देता। शासन कर रहे हो, दंडबल होता है, बात क्या कर रहे हो? जज ये कर देगा, जुडिशियरी ये कर देगी, झूठ बोलते हैं आप सहमे हुए व्यक्ति हैं, आप कायर हैं। किसी जज की हिम्मत है शासन के विरुद्ध फैसला दे दे? आप किस दुनिया में रहते हैं? आप जरा, जो लोग जानते हैं, मेरा साबका पड़ा है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह, मुझे पता है, पब्लिक कास्ट से ही गया हूँ। सारे जजेस पॉलिटिकल मोटिवेशन से निर्णय देते हैं, आपको उनको दबाना ही नहीं आता।
आपसे ज़्यादा बढ़िया तो शास्त्री जी ने दबा लिया था। उन्होंने कहा साहब हजरत बल दरगाह से हजरत का बाल चला गया है। अब साला हजरत का बाल न किसी ने देखा न कुछ, शास्त्री जी ने बुलाया 10-12 मुख्य लोगों को और जो भी कहना था कह दिया। शासन तो दंड बल से चलता है ना, कहाँ होगा तो साफ कर देंगे, समझते क्या हो। आईबी के किसी आदमी से कहलवा दिया होगा, स्वयं प्रधानमंत्री थोड़ी कहेंगे। अगले दिन उन्होंने कहा हाँ साहब मिल गया, वो बाल वही है। सब हजरत के बाल के एक्सपर्ट हो गए। शासन तो ऐसे चलता है ना, सबको हजरत का बाल मिल गया। हजरत मोहम्मद के बाल के विशेषज्ञ वहां पैदा हो गए कश्मीर में, क्यों? शासन का दंड बल है। तो रोना बंद करिए, आप शासन में हैं, थोड़ा दंड बल का प्रयोग कीजिए। और मान लो हम लोग बौद्धिक क्षेत्र में हैं तो तेजस्विता का प्रयोग करें, लेकिन उसके लिए बुद्धि की साधना करनी पड़ेगी। तो जो चरणबद्ध कार्यक्रम की बात है, तो एक तो बुद्धि की साधना विद्या केंद्र के बिना नहीं होगी। अब जो दूसरी बात है, विद्या केंद्र इसलिए कि हम लोग सब बौद्धिक क्षेत्र के, लेकिन अन्य क्षेत्रों में भी काम करना होगा। कांग्रेस तो एक बहुत बड़ी पार्टी थी, इसमें एक से एक देशभक्त, हिंदुत्वनिष्ठ, बहुत ही श्रेष्ठ लोग थे। लेकिन ये जो दो तरह की होती है राजनीति के विषय में, जब हम कह रहे थे, समय नहीं था तो पूरी बात नहीं बता पाए। एक होती है परंपरागत राजनीति थी, जैसा हमने बताया ना, राजा कानून नहीं बना सकता, तो सारी समाज की इकाइयां पहले कार्यरत हैं, तो राज्य भी उसमें से एक इकाई है। तो उस समय राजा जो हैं वो समाज के प्रतिनिधि होते हैं। लेकिन ये जो मॉडर्न इंस्टीट्यूशन है यूरोप की नकल में, इसमें ये लोग कंट्रोल और डोमिनेशन, मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का सार तत्व है। मैकियावेलीवादी ही चल रही है वस्तुतः पॉलिटिक्स। तो ये तो कंट्रोल और डोमिनेशन के लिए क्या करते हैं, अपनी पार्टी के भीतर भी छल किया जाता है, अपने ही लोगों को किनारे करके अपना एक गुट बनाया जाता है। ऐसे ही अभी चल रहा है। तो इस तरह से ताकत में आते हैं। तो ये लोग तो सच बोल ही नहीं सकते, क्योंकि मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टी कंट्रोल एंड डोमिनेशन के चक्कर में के नियम और सिद्धांत से चलती है। तो जो ताकत में आएगा वो अपने ही लोगों को दबाएगा। तो कांग्रेस में लोगों ने दबाया, जो गैर समाजवादी थे सबको दबा दिया, नेहरू ने किनारे कर दिया। हो सकता है भाजपा में भी यही हो, वो हम नहीं जानते, वो हमारा विषय नहीं है। लेकिन मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टी ऐसे ही चल रही हैं कि जो नेता हो वो केवल अपने अनुकूल चापलूसों, यानी इंदिरा गांधी का मॉडल ही सारे देश में चल रहा है। जो नेता है वो तो तारणहार हो गया, बहुत बड़ा हो गया। तो वो जो मूल भावना थी कि सब लोग बराबरी से काम करें और आप हमारे नेता हैं बस, लेकिन आपस में भ्रातृत्व रहे, वो कहीं किसी पार्टी में तो है नहीं। तो ऐसी स्थिति में फिर पॉलिटिकल पार्टियां तो चल ही इसी तरह रही हैं ना भाई। तो आता तो इनको सब है, दंड बल भी आता है, छल बल भी आता है, तो देश के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है, आपको दंड बल आता है, छल बल आता है, तो आपस में मुख्यमंत्री अपने मंत्री को जेल में डाल देता है, एक ही भाजपा का ही, और एक दूसरे को गिराने के लिए कितने छल प्रपंच करते हैं। तो देश का बौद्धिक वर्ग इसमें बात उठा सकता है कि ठीक है आपको करो, आपका सत्ता का खेल है, देश के लिए भी तो कुछ करो। यहाँ क्या रोते रहते हो, कम्युनिस्टों का कब्जा हो गया है, वामपंथी चलने नहीं देते, हम क्या करें? किसे मूर्ख बनाते हैं? मॉडर्न स्टेट इतनी पावरफुल इंस्टीट्यूशन है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कानून की जानकारी करिए, कानून के तरीके से, नीतियों के तरीके से, और वही आईएएस जो कल को उनका सेवक था 2 मिनट में आपका सेवक हो जाएगा। आईएएस तो हमारे यहाँ इतने सुविधा परायण हैं कि आप केवल रिमोट उनका कम मुनाफे वाले विभाग में ट्रांसफर कर संकेत कर दीजिए तो यस सर आपकी पूछ हिलाएंगे आईएएस आईपीएस, और कहीं रिमोट में भेज दीजिए, अच्छा हम जाइए आपको वहाँ भेजते हैं जहाँ केवल ऑफिशियल काम है, एक्स्ट्रा कोई पावर का चमत्कार नहीं है। देखिए कैसा आईएएस दबता है, तुरंत ही बदलता है। हम कहते हैं आप मायावती और मुलायम सिंह की तरह नहीं दबाएं, क्योंकि वो तो गुंडों की तरह धमकाते थे, वो तो ठीक है, हमें नहीं करना चाहिए भाजपा को। लेकिन आप आईएएस आईपीएस को काम तो ले ही सकते हैं जैसा आप चाहें, और जजेस से भी ले सकते हैं। ऐसे थोड़ी जज नहीं, क्या करें जज ही सब ऐसे हो गए हैं, आप झूठ आपस में मत बोलिए। ऐसा कोई जज नहीं है, किसी जज की हिम्मत नहीं है कि वो शासन के विरुद्ध निर्णय दे दे अगर शासन सजग हो तो धीरे धीरे ये सजगता समाज में फैले, और आप लोग अगर वातावरण फैलाएंगे तो वो समय भी आएगा। लेकिन तीसरी बात जो है, कांग्रेस ने 4 पीढ़ियों से, चूंकि कांग्रेस में कब्जा हो गया लफंगों के गुट का, गुंडों के गुट का, हिंदुत्व से द्वेष रखने वाले, कम्युनिस्ट झुकाव वाले लोगों का, तो इन्होंने कुछ वर्षों से योजना पूर्वक हिंदू धर्म को दबाने की कोशिश की, उसीलिए अल्पसंख्यकों को विशेष संरक्षण दिया। और
जवाहरलाल नेहरू तो कम्युनिस्ट शासन लाना चाहता था भारत में, सब अब तो सब प्रमाण है कि चीन स्टालिन का, जब स्टालिन की मृत्यु हुई है तो लोकसभा में नेहरू का भाषण है, हम सब स्टालिन युग के बेटे हैं, हम अनाथ हो गए। गांधी जी की मृत्यु पर यह वक्तव्य नहीं है, नेहरू ने यह कभी नहीं कहा कि हम गांधी युग के बेटे हैं। ये कहा एक प्रकाश था जो चला गया, यानी हमको मदद करता था, कोई गाइड वाइड था, टॉर्च वार्च, वो चला गया। ये ज्योति थी, कविता। और स्टालिन के समय में भावुक हो गए। गांधी जी के समय कहते एक प्रकाश था जो बुझ गया, पूरी नौटंकी। क्योंकि मुझे शंका है कि गांधी जी की हत्या की जानकारी नेहरू जी को थी और उन्होंने होने दी, कराया ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन काफ़ी ड्रामा किया। लेकिन स्टालिन के समय हम स्टालिन युग के बच्चे हैं, अब तो हम अनाथ हो गए, लीजिए साहब, संसद में भाषण है नेहरू का। तो नेहरू का स्टालिन के प्रति गुरु भाव, माने शिष्य भाव था, स्टालिन को गुरु मानते थे और स्टालिन के इशारे पे माओ को कब्जा करने दिया तिब्बत में। और अब तो रिकॉर्ड हैं संसद के, केडिया जी ने उसमें कहा है अपने यूट्यूब चैनल के भाषण में, और अरुण शौरी की पुस्तक में थोड़ा छिपा के कहा गया है, जिस समय चीनी सैनिक तिब्बत में कब्जा कर रहे थे, चीनी सैनिक क्या थे, वो कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा खड़ी गई लाल सेना थी, उनके ससुरों को न तो ठीक से लड़ना आता न कुछ, और वो वहाँ तिब्बत में जाने लायक नहीं थे। तो नेहरू ने अपने मार्गदर्शक सैनिक भेजे जो उनको रास्ता बताते थे कि यहाँ से बढ़ो, और चावल, इस संसद में कहा है कि हाँ हमने चावल भेजा है। चीनी सैनिकों को खाद्य की, पेट्रोल की आपूर्ति नेहरू ने की है, यानी प्रमाणित रूप से देशद्रोह। तिब्बत पर चीन का कब्जा अपनी सेना और अपनी रसद के द्वारा कराया गया है। अब हमारे कैसे विरोधी तेजस्वी नेता संसद में ये सब तथ्य क्यों नहीं रखते? कांग्रेस तो कहीं है, वो सोच रहे होंगे धीमी, वैसे भी भगवान की कृपा से राहुल गांधी आ गए हैं, वो पर्याप्त है कांग्रेस को खत्म करने को, छोड़ो मरे हुए को क्या मारना। लेकिन ये तो वो कम्युनिस्ट थे, तो इसको हिंदू समाज से द्वेष था जवाहरलाल नेहरू को, लेकिन इंदिरा गांधी को नहीं था, वो बीच में थी। लेकिन ऐन मौके पे जब ये सिंडिकेट वगैरह बन गया ना, तो उसने सोचा किसकी सहारा लें, तो सोवियत संघ आ गया, हम आपकी मित्रता करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री की हत्या के बाद इनको बढ़ाया, तो तब से ये पैक्ट हो गया कि आप सब जगह कम्युनिस्टों को भरेंगे। तो इंदिरा गांधी ने कम्युनिस्टों को भरा, उसी में ये हुआ कि साहब हिंदू सोसाइटी सबसे बड़ा थ्रेट है, इसको कमज़ोर करो। लेकिन राजीव गांधी सीधा साधा भोला भाला लड़का था, उसने तो कुछ जानता नहीं था, तो वो तो, लेकिन उसको इन्होंने मरवा दिया। अब वीपी सिंह ने मरवाया कि किसने मरवाया पता नहीं, राजीव गांधी की हत्या करा दी और झूठ बोल के आ गए। बोफोर्स का आज तक कुछ नहीं बताया कि कहाँ क्या गड़बड़ थी, ऊपर से बोफोर्स भारत में खरीद और ली गई है। खैर, तो इन्होंने हिंदू समाज को समाप्त करने के लिए योजनाबद्ध काम किया। और राजीव गांधी की मृत्यु में अगर सोनिया गांधी का हाथ है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन उसके बाद सोनिया गांधी ने भारतीय राजनीति को अपने नियंत्रण में ले लिया और व्यवस्थित रूप से हिंदुओं को नष्ट करने की योजना पर काम शुरू कर दिया। सांप्रदायिकता निरोधक जो बिल ला रही थी वो बहुत ही भयंकर है, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं, मैंने उसे धर्मपाल शोधपीठ से इसीलिए छापा था, शंकर शरण जी ने लिखा था उसे। वो तो कोई भी दंगा कहीं भी होगा हिंदू गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, है कोई ऐसी हिम्मत कर सकता है? तो और आज तक कोई कुछ केवल परम पूज्य सुदर्शन जी ने कहा था कि ये वो है डायन है, एक बार कहा था, और एक बार कहा था ताड़का वध होना चाहिए, लेकिन फिर संघ में ही धीरे धीरे किनारा कस लिया गया। ऐसे कैसे हिम्मत कर सकती है कोई स्त्री कि हिंदू समाज को अपराधी सिद्ध करने के लिए बिल लाए? खैर भगवान की कृपा से यह हिंदू समाज में जो जागृति फैली, धर्म के लोगों में भी जागृति फैली, तो उससे अब तो राजनीति में मोड़ आ गया है। तो वो ये कर सकती है, भारत में रहकर बाहर से आके अपनी बौद्धिक ट्रेनिंग के कारण एक बिल के जरिए हर दंगे में हिंदुओं को गिरफ्तार करके, हम सब लोग पता नहीं कितने लोग जो यहाँ बैठे हैं उसमें से आधे लोग जेल में होते अगर वो फिर से आ जाती कांग्रेस तो, और कहीं दंगा करवा के आपने फलानी जगह भाषण दिया था, चलिए जेल में। जहाँ कहीं दंगा होगा उसमें हिंदू ही दोषी है, बहुसंख्यक ही दोषी है, सब बिल ला रही थी सरेआम। तो इससे इसमें हाय हाय या निंदा की बात, इससे ताकत का पता चलता है कि जो शासन है उसके पास क्या ताकत है, यानी असंभव कार्य कर सकता है। तो आप संभव कार्य नहीं कर सकते हिंदू समाज के हित में, लेकिन नहीं किया तो 75 वर्षों में योजना पूर्वक कुटिल रूप में ईसाई बहुत ज़्यादा जाल फैला लिए हैं, जो कि बहुत ही कुटिल हैं, कायर हैं। उनके लिए तो 10-5 दारा सिंह ही काफ़ी हैं, मार मूर्ख हैं, तो डर जाएंगे। लेकिन ये जो
मुस्लिम समाज है, इसने भयंकर तैयारी कर रखी है।